अस्सलाम वालेकुम, स्कॉलर अस्ताविद अहमद के साथ मैं दोबारा हाज़िर हूँ आपके सामने। और पिछले हफ़्ते वीडियो नहीं डाल सका कुछ मसरूफ़ियत की वजह से। और आज एक खुशखबरी है कि अपने मैं वादे के मुताबिक पहली सक्सेस स्टोरी का इंटरव्यू ले चुका हूँ, जो कि इसी वीडियो में आपको मिलेगा। तो उनके बारे में बताते हैं कि डॉक्टर सुहेल, जो कि रिसेंटली क्लेमसन यूनिवर्सिटी से पीएचडी ग्रेजुएट हुए हैं और अपनी नई जर्नी एज़ असिस्टेंट प्रोफ़ेसर उन्होंने स्टार्ट करने वाले हैं, तो उनका हमने इंटरव्यू लिया है। तो आप अगर इस वीडियो से जुड़े रहेंगे तो आपको मिलेगा कि यूएस में मास्टर और पीएचडी पोजीशन कैसे हासिल करते हैं, सीवी कैसे बनाते हैं यूएस के लिए। सो ये सारी चीजें इस इंटरव्यू में। तो लेट्स सी, मिलते हैं डॉक्टर सुहेब से। जी, डॉक्टर सुहेब शुक्रिया, क्या हाल है आपके? अल्लाह का करम सनी। सब कुछ अच्छा चल रहा है। आप सुनाओ। जी, ठीक-ठाक और बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया और एक दफ़ा फिर आपको मुबारकबाद आपकी डिग्री की। हम टाइम वेस्ट किए बगैर क्वेश्चन की तरफ आते हैं क्योंकि वीडियो अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा लंबी होगी तो ऑडियंस बोर हो जाती है। तो सबसे पहले मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आप अपनी फ़ील्ड और जो करंट रोल है, उसमें आप अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं? ज़रा हमारे ऑडियंस को बताइए। हाँ जी। सो अभी मैंने जो पीएचडी अपनी कंप्लीट की है वो प्लांट एंड इन्वायरमेंटल साइंसेज में की है, और जो कंसंट्रेशन मेरी थी वो वीड साइंस थी। और मैंने वाटरमेलन पे काम किया है, वीड मैनेजमेंट इन ऑर्गेनिक वाटरमेलन। तो ये मेरा फील्ड है। इसमें बैकग्राउंड वीड साइंस इसको कहा जाता है। और इसमें ओवरऑल वीड साइंस, जो वीड मैनेजमेंट है वो वेजिटेबल्स की, और या स्पेशलिटी क्रॉप्स या एग्रोनॉमिक जो क्रॉप्स हैं, मेजर रो क्रॉप्स, तो उनकी मैनेजमेंट के हवाले से है। अच्छा, तो टाइम वेस्ट किए बगैर दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछते हैं कि यूएस में एमएस या पीएचडी के लिए प्रोफेसर सबसे पहले कैंडिडेट में क्या देखते हैं? रिसर्च बैकग्राउंड देखते हैं या ग्रेड्स देखते हैं और किन चीज़ों पे फोकस करते हैं? हाँ जी। जब प्रोफेसर मास्टर्स या पीएचडी का स्टूडेंट हायर कर रहा होता है, वो सबसे पहले आपका जो बैकग्राउंड देखता है कि आपका जो रिसर्च बैकग्राउंड है। अगर फॉर एग्जांपल आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वो उसका जो पोजीशन उसने अनाउंस की हुई है या वो जिसमें हायर करना चाह रहा है, तो आपका कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है या आपका डिफरेंट एक्सपीरियंस है। एक ये चीज़ है, और दूसरा आपके ग्रेड्स भी होते हैं कि वो थोड़े अच्छे होने चाहिए। अगर आपके ग्रेड्स बिल्कुल ही अच्छे नहीं हैं, तो वो भी एक रेड फ्लैग होता है। और दूसरा ये कि सम टाइम अगर आपके पास पब्लिकेशन नहीं भी हैं, तो उसमें ये आ जाता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल आपने पीएचडी के लिए अप्लाई किया है, तो आपके पास रिसर्च का एक्सपीरियंस है। आपने मास्टर्स में फील्ड की रिसर्च की हुई है या आपने लैब में रिसर्च की है, तो वो उसका एक एज होता है, और वो एक पॉजिटिव चीज़ होती है जब जब आप अप्लाई करते हैं पीएचडी के लिए। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो एक फैकल्टी मेंबर एक स्टूडेंट हायर करने से पहले देखता है। अच्छा, अगर किसी बंदे के पास या किसी कैंडिडेट के पास रिसर्च बैकग्राउंड वो कैसे मसलन प्रूव करे अगर उसके पास पब्लिकेशनें ना हो और मसलन कैसे इन चीज़ों को ओवरकम कर सकता है? ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। उसमें आपने सबसे पहले तो आपने अपना फोकस देखना है या टारगेट देखना है कि मेरा बैकग्राउंड क्या है। फॉर एग्जांपल आप हॉर्टिकल्चर के हैं, उसमें आप सिंपल जो है वेजिटेबल प्रोडक्शन पे काम कर रहे हैं, तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आपने जो वेजिटेबल प्रोडक्शन का असिस्टेंट प्रोफेसर है या एसोसिएट प्रोफेसर है या फुल प्रोफेसर है, आप उसको रीच आउट करें। ना कि आपका बैकग्राउंड जो है वो आपने मॉलिक्यूलर काम किया हुआ है या आपका काम कुछ और है, और आप एक डिफरेंट जो फैकल्टी मेंबर है उसको अप्रोच कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ आ जाती है कि डिफरेंस आता है कि आपका बैकग्राउंड मैच नहीं कर रहा या ओवरलैप नहीं कर रहा। तो ये एक नेगेटिव चीज़ है। और दूसरा ये चीज़ है कि आपने जब पब्लिकेशन नहीं है लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस है, तो वो उसको आपकी सीवी से नज़र आ जाता है, या उसकी जो आप उसको सीवी सेंड करते हैं तो उससे कि आपने मेंशन किया हुआ है कि मैंने एमएससी में ये काम किया है, तो वो उस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं। और जब आप उसको कवर लेटर लिखेंगे उसमें ये सारी चीज़ें, या जो ईमेल करते हैं उसमें मेंशन कर देते हैं।
जी, ठीक है। तो मसलन आपको भी पता है कि जो यूएस के प्रोफ़ेसर बहुत बिज़ी होते हैं और उनके पास रोज़ाना इतनी ज़्यादा ईमेल्स आती हैं, तो वो स्टूडेंट्स की जो ईमेल्स जो सीवीज़ आती हैं, वो मसलन किस सीवी में आप जैसे आपको एक्सपीरियंस हो चुका है, आपने भी मसलन गो थ्रू किया है, स्टूडेंट्स को प्रोफ़ेसर के साथ हेल्प की है इन इन कमिंग ईयर्स, तो वो मसलन कैसी सीवी को लाइक करते हैं और कैसी सीवी होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए? क्योंकि कुछ सीवीज़ बाद दफ़ा बोरिंग होती हैं, तो वो पढ़ना भी मसलन उनको उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो इसके बारे में आप बताएँ कि सीवी जो है वो कैसे स्ट्रॉन्ग हो और कैसे लाइक अट्रैक्टिव बने प्रोफ़ेसर्स के लिए? हाँ जी, इसमें आपकी सीवी जितनी सिंपल और कंसाइज़ होगी, उतनी ही वो अट्रैक्टिव होगी। किसी बंदे के पास यहाँ पे इतना टाइम नहीं है कि वो आपकी वो पूरी ईमेल पढ़े, उसके बाद आपकी सीवी देखे। वो जैसे ही वो आपकी सीवी पे क्लिक करेगा, अगर वो सिंपल और कंसाइज़ है, प्रोफ़ेशनल है, तो उधर से उसको आइडिया हो जाता है कि इस बंदे का बैकग्राउंड या इस बंदे को हायर करना चाहिए या इसको चांस देना चाहिए नेक्स्ट स्टेज के लिए या नहीं। अगर आपकी सीवी अनप्रोफेशनल है, उसमें कुछ इस तरह का एलिमेंट ही नहीं है, तो वो आपकी ईमेल और आपकी सीवी जो है इग्नोर हो जाती है। तो उसमें मैं यही कहूँगा कि जो भी बंदा मास्टर्स या पीएचडी के लिए ऐसे रीच आउट कर रहा है फैकल्टी को, तो गूगल पे बहुत से टेम्पलेट प्रोफेशनल वाले पड़े हुए हैं। आप उसको डाउनलोड करके करके उसमें अपनी इंफॉर्मेशन पुट करें और वो एक फॉर्मेट यूज़ करें, बजाय आप कुछ भी एक फ़नी सा उठा के जिसमें एक दफ़ा एग्जांपल मैं दे देता हूँ। एक बंदे ने एक दफ़ा मुझे सीवी सेंड की रिव्यू के लिए, और उसके साइड पे और पीएचडी के लिए वो अप्लाई करना चाह रहा था। तो सीवी के दोनों साइडों पे उसने वो गिटार्स लगाए हुए थे। प हुँ, पता हुँ। नहीं कहाँ से उसने उस फॉर्मेट को उठाया, और लेकिन अ, उसको फिर एडिट करके दी, रिव्यू करके, और उसकी सीवी अच्छी बनी और उसको लाइक पीएचडी ऑफर भी हुई। अभी वो आई थिंक सेकंड या थर्ड ईयर में है, चाइना में पीएचडी कर रहा है। जी, जी, तो आप बहुत एक प्रोफेशनल, सिंपल और कंसाइज फॉर्मेटिंग वाली सीवी उठाएं और उसके रिलेटेड अपनी सीवी बनाएं, और रिस्पॉन्स आता है। जी, जी। बिल्कुल, आपने सही कहा। अच्छा आप मुझे ये बताएँ कि यूएस के लिए तो ऑफ़ कोर्स आइल्स और जो इंग्लिश कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, लेकिन बाद दफ़ा ये भी सुनने में आता है कि वो वेव भी हो जाते हैं। क्या ऐसा ऑप्शन भी अवेलेबल है कि ये सिर्फ़ अफ़वाहें हैं? हाँ जी, हाँ। अगर हम अपने केस के बारे में बात करें, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री नहीं है, तो आइल्स या टॉफल जो है वो वेव नहीं होता। लेकिन जीआरई जो है वो कुछ स्कूल्स में वैसे ही आपको नहीं चाहिए होता है, वो और वो उसको कंसीडर भी नहीं करते। लेकिन मोस्टली केसेस में, लाइक अगर एक फैकल्टी मेंबर आपको हायर करना चाह रहा है और वो देखता है कि ये कैंडिडेट मेरी लैब के लिए सूटेबल है या इस पोजीशन के लिए सूटेबल है, तो वो रिक्वेस्ट कर सकता है ग्रेजुएट स्कूल को कि इसकी जो जीआरई है उसको वेव कर दें। और मोस्ट ऑफ द केसेस वो जीआरई वेव भी हो जाता है। अच्छा और लेकिन आइल्स जी, जी। लेकिन जो आइल्स या टॉफल है वो वेव नहीं होता, क्योंकि वो कंपलसरी है। वो सिर्फ उन लोगों के लिए वेव होता है जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से आते हैं। अच्छा, तो यूएस में एडमिशन का मसलन क्या क्राइटेरिया होता है? ये सबसे पहले प्रोफ़ेसर को अप्रोच करना पड़ता है एडमिशन क्राइटेरिया या प्रोफ़ेसर की पोज़ीशन जो अनाउंस होती हैं, उनको देखना पड़ता है या यूनिवर्सिटी का हर साल एक राउंड होता है पीएचडी और एमएस के लिए? इस बारे में बताएँ जैसे कि चाइना चाइना में ही है कि एक राउंड होता है पर ईयर चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का, तो इस हिसाब से आप बताएँ और इसी के साथ एक छोटा-सा क्वेश्चन और भी है, क्या अगर अपनी फंडिंग हो जैसे एचईसी फंडिंग स्कीम है या ग्रेजुएट तो दोनों फंडिंग ले सकता है या ग्रेजुएट रिसर्च जो फंडिंग होती है यूएस में वो एक ही अवेल कर सकता है बंदा? इसके बारे में कुछ अपॉर्च्युनिटी स्कॉलरशिप के बारे में बताएँ कि क्या-क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं? हाँ जी, अगर हम ग्रेजुएट रिसर्च असिस्टेंटशिप की बात करें, जो मास्टर्स या पीएचडी दोनों के लिए होती है, हुँ, वो हुँ। वो तीन तरह की हायरिंग होती है। एक हायरिंग इस तरह की है कि एक फैकल्टी मेंबर ने उसने एक प्रोजेक्ट विन किया है, और वो उस प्रोजेक्ट को या पोजीशन को अनाउंस करेगा और वो एडवर्टाइज करेगा थ्रू डिफरेंट सोशल मीडिया, और उसमें उसने सारी डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोजेक्ट, उसके बाद रिक्वायरमेंट्स, वो सारा कुछ उसने मेंशन किया होता है। तो एक तो वो प्रोसीजर है, उसमें ये उसने मेंशन किया होता है कि उसके कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और आपने लाइक उसी फैकल्टी मेंबर को रीच आउट करना है। तो वो शॉर्ट लिस्ट करके
उनका इंटरव्यू करेगा और उनमें से फिर जो कैंडिडेट उसको लगेगा कि ज़्यादा सूटेबल है वो उसको फिर आगे एप्लीकेशन प्रोसीजर प्रोसेस के थ्रू उसको हायर कर लेता है। एक मेथड तो ये है। दूसरा मेथड ये होता है कि आप कुछ स्कूल्स जो हैं वो आपको कहते हैं कि आप डायरेक्टली ग्रेजुएट स्कूल में अप्लाई करें और वहाँ पे मेंशन करें कि आप किस कॉलेज में अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो वहाँ पे आपकी एप्लीकेशन जाती है, वो आपके डॉक्यूमेंट्स और सारी रिक्वायरमेंट्स देखते हुए वो आपको अप्रूव कर देते हैं एडमिशन के लिए, मास्टर या पीएचडी के लिए। और देन जो सेकंड पार्ट होता है उस एप्लीकेशन का, उसमें आपने फैकल्टी मेंबर को रीच आउट करना होता है और फिर आप कहते हैं कि मुझे ग्रेजुएट स्कूल ने अभी अप्रूव कर दिया एंड नाउ आई एम लुकिंग फॉर फंडिंग, और फिर आपको वो फंडिंग मिलती है। और इसी तरह कुछ स्कूल्स में जो है वो लाइक 3 सेमेस्टर्स हैं, स्प्रिंग सेमेस्टर उसमें हायरिंग है, समर में हायरिंग है और फॉल सेमेस्टर में हायरिंग है। और कुछ स्कूल साल में सिर्फ एक ही दफ़ा हायरिंग करते हैं। तो वो उन्हीं डेट्स या डेडलाइन को आपने वो देखना होता है और उस हिसाब से फिर आप जो है अप्लाई करते हैं और लोगों को रीच आउट करते हैं। तो ये मेनली 2 मेथड्स हैं जो स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर में चलते हैं। और जो अगर आप दूसरी डिग्रीज़ की बात करें तो वहाँ पे मोस्टली डिफरेंट प्रोसीजर या डिफरेंट तरह होता है कि आपने जो फंडिंग है वो विन करनी होती है। उसमें आप डायरेक्टली वही ग्रेजुएट स्कूल में अप्लाई करेंगे। ग्रेजुएट स्कूल आपके डॉक्यूमेंट्स देखते हुए आपको अप्रूव कर देगा और फिर आपकी खुद ही एप्लीकेशन जो है वो सारा कुछ प्रोफाइल फैकल्टी मेंबर को आगे सेंड कर देते हैं उस डिपार्टमेंट की, और वो फिर आपको हायर कर लेते हैं और देन आपका जो एक्चुअल सारी एप्लीकेशन के थ्रू आप हायर हो जाते हैं। अच्छा, अब देखिए जैसे आपने बताया अब प्रोफ़ेसर से हमारा राब्ता हो गया स्टूडेंट्स का, प्रोफ़ेसर ने एग्री कर लिया, अब हम इस स्टेज पे आ गए कि हमने एडमिशन एप्लीकेशन फ़ॉर्म फिल करना है। एडमिशन एप्लीकेशन फ़ॉर्म फिल करते वक़्त कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लाज़मी होनी चाहिए? क्या उस वक़्त जो हम एसओपी या रिसर्च प्रपोज़ल बना रहे हैं, उसमें क्या-क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट होनी चाहिए? और उसके अलावा जो रिकमेंडेशन लेटर्स होते हैं, वो हम खुद अपलोड कर सकते हैं और मसलन एडमिशन लेटर में मुझे जहाँ तक थोड़ा-सा अंदाज़ा है कि आपकी जो डिग्रीज़ होती हैं, उनका भी कोई चक्कर होता है कि आप यूनिवर्सिटी से ईमेल करवाएँ या कोई चीज़ें। तो इसके बारे में आप थोड़ा बताएँ? हाँ जी, उसमें ये होता है कि जब आपको प्रोफेसर अप्रूव कर दे कि अब आप एप्लीकेशन अपनी स्टार्ट करें, तो उसमें बेसिक डॉक्यूमेंट्स ही चाहिए होते हैं। उसमें आपकी ट्रांसक्रिप्ट्स आ जाती हैं, डिग्री आ जाती है। उसके बाद आपकी अदर इंफॉर्मेशन जो है वहाँ पे फैकल्टी का मेंशन करना होता है कि कौन-सा बंदा आपको हायर करना चाह रहा है। उसका नेम आएगा, अगर उन्होंने एसओपी माँगी हुई है, तो एसओपी अपलोड करेंगे। एट दिस पॉइंट अगर आपके पास ऑलरेडी फैकल्टी मेंबर जिसने आपको हायर करना है, तो वो इस स्टेज पे एसओपी मैटर नहीं करती। एसओपी उस केस में मैटर करती है कि पहले आपको ग्रेजुएट स्कूल हायर करेगा और उसके बाद आपने फैकल्टी को रीच आउट करना है या वो खुद फैकल्टी को रीच आउट करेंगे। उस केस में एसओपी मैटर करती है। लेकिन अदर केस में जिसमें ऑलरेडी एक फैकल्टी मेंबर ने आपको ग्रीन सिग्नल दे दिया है, फिर एसओपी आप अपलोड करते हैं। वो आपने अच्छी एक बना के अपलोड करनी है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती। उसमें बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स होती है डॉक्यूमेंट्स की, वो मैटर करती है। उसमें वही ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस हैं, और आपने लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस का पूछा कि वो आपने खुद अपलोड करने हैं। वो आई थिंक डिपेंडिंग ऑन कंट्रीज होता है कि जैसे चाइना में अप्लाई करते हैं तो उसमें आप खुद अपलोड कर सकते हैं, लेकिन यूएस में आप खुद अपलोड नहीं कर सकते। हुँ। वहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन होती है कि आपने जिन लोगों से रिकमेंडेशन लेना है उनकी आप नेम ईमेल प्रोवाइड करेंगे और वो सिस्टम के थ्रू उनको ईमेल चली जाएगी और वो आपके बिहाफ पे वो जिससे आपने रिकमेंडेशन मांगी हुई है वो अपलोड कर देगा। और यही बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं। इसमें जो पासपोर्ट या इस तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेटर स्टेजेस पे आते हैं। जब आपका एडमिशन हो जाता है तो वो इंटरनेशनल ऑफिस आपके वीज़ा प्रोसेस के लिए वो फिर आपसे पासपोर्ट की इंफॉर्मेशन और वो चीज़ें रिक्वायर करते हैं। लेकिन एडमिशन प्रोसेस के लिए वो यही बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं। उसमें ट्रांसक्रिप्ट है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस हैं, एसओपी है या एडिशनल डॉक्यूमेंट्स अगर उन्होंने कोई मांगे हुए हैं या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है, वो आपने प्रोवाइड करने होते हैं।
जी, ये डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट में भी मुझे जहाँ तक याद है कि वो एक कोई ऐसे ही होता है कि आपकी वो जो जिधर से आपने की है उधर से उधर उधर से ईमेल करवानी होती है, ऐसा कुछ भी होता है कि हम खुद भी अपलोड कर सकते हैं? क्या मसलन इस चीज़ में थोड़ा-सा स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है? तो स्टार्टिंग में जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आपने खुद अपलोड करने होते हैं। वो यूजुअली कॉपीज होती हैं जो स्कैन करके आप अपलोड कर देते हैं। जब आपका एडमिशन हो जाता है और आपने वो ऑफर जो है, जब ऑफर आपको वो दे देते हैं और आप ऑफर एक्सेप्ट कर ली, उसके बाद फिर आपके पास एक सर्टेन टाइम होता है, 1 मंथ या 2 मंथ। उसमें आपने फिर ऑफिशियल वो इधर उसमें दो तरह के जो मेथड्स हैं। एक ये है कि आप सील्ड इन्वेलप में बनवा के लाएं खुद ही और हुँ। वो ग्रेजुएट स्कूल को प्रोवाइड कर दें। और सेकेंडली ई सिस्टम होता है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के थ्रू वो उन्होंने एक सर्टेन ईमेल दी होती है, वो आप प्रोवाइड करते हैं अपनी यूनिवर्सिटी को जिधर से आपने बैचलर्स या मास्टर्स किया हुआ इन केस। तो वो उस ईमेल पे डायरेक्टली वो स्कूल उनको ईमेल कर देता है। तो वो लेटर पार्ट है, जब आपको एडमिशन ऑफर हो गया, आपने वो ऑफर एक्सेप्ट कर ली, उसके बाद आपने प्रोवाइड करने होते हैं। लेकिन ड्यूरिंग एप्लीकेशन प्रोसेस आपने जस्ट कॉपीज खुद ही अपलोड करनी होती हैं। वो ऑफिशियल कॉपीज नहीं होती, उसको अनऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट या अनऑफिशियल डिग्री कहा जाता है। अच्छा, अब आपने हमें बता दिया प्रोसीजर कि एडमिशन तक कैसे पहुँचना है। तो अब फ़र्ज़ करें हम एडमिशन से आगे चलते हैं, अब एडमिशन हमारा हो गया, ठीक है? पीएचडी या मास्टर में। सो अब वीज़ा सक्सेस रेट जो यूएस का ये भी बहुत एक टफ़ प्रोसीजर है। तो इसमें जब आप वीज़ा प्रोसेस की तरफ जाते हैं, क्या कहते हैं कि आप पीएचडी का वीज़ा प्रोसेस के चांसेज़ हाई होते हैं, मास्टर के हाई होते हैं? और या मसलन इसमें भी आफ्टर गए मसलन आपने एडमिशन ले लिया उसके बाद भी रिजेक्शन के चांसेस होते हैं, तो उस प्रोसेस में क्या-क्या स्टेप आपको फॉलो करने चाहिए? आई थिंक जो वीज़ा प्रोसेस है वो इजी होता है। उसमें ये मैटर नहीं करता है कि आप एमएससी के लिए जा रहे हैं या पीएचडी के लिए। अगर तो आपके पास फुली फंडेड स्कॉलरशिप आपको मिल गया है, जीआरए जिसको ग्रेजुएट रिसर्च असिस्टेंटशिप कहते हैं, या आपको टीचिंग असिस्टेंटशिप ऑफर हुई है, तो फिर वो मैटर नहीं करता, क्योंकि वो एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप है जो आपकी ट्यूशन को कवर करता है, आपके मंथली स्टाइपेंड को कवर करता है। तो उस केस में मोस्टली प्रॉब्लम नहीं आती। अगर आप सेल्फ पे आ रहे हैं, खुद पे करना चाह रहे हैं मास्टर्स या बैचलर या पीएचडी के लिए, उसमें फिर आपने वो अपने सारे जो फंडिंग रिसोर्सेज हैं वो दिखाने होते हैं। लेकिन अगर आप फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे आ रहे हैं तो फिर उसमें कोई मेन इशू नहीं आता। उसमें एक सिंपल एक प्रोसेस है, वीज़ा प्रोसेस, वो आपने फॉलो करना होता है। उसमें आप जो रिक्वायर्ड फॉर्म्स होते हैं वो फिल करते हैं। फिल करके उसके बाद आप जो है अपॉइंटमेंट लेते हैं, एम्बेसी में जाते हैं, इंटरव्यू देते हैं। तो उधर आपको बता देते हैं कि आपका वीज़ा एक्सेप्ट हुआ है, रिजेक्ट हुआ है, या वो एडमिन जो प्रोसेस है उसमें डाल रहे हैं। अच्छा, वीज़ा ऑफिसर कैसे क्वेश्चन कर सकता है अगर फुली फंडेड स्कॉलरशिप भी है आपके पास तो? किस तरह के क्वेश्चन होते हैं मोस्टली? उसमें जनरल क्वेश्चन होते हैं। वो आपसे पूछेंगे कि आप किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, क्या ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है या आप सेल्फ पे जा रहे हैं, आपने क्यों चूज़ किया उसी स्कूल को या उस प्रोग्राम को क्यों चूज़ किया, या आपने कैसे फाइंड किया अगर एक स्पेसिफिक प्रोग्राम में जा रहे हैं उसको आपने क्यों सेलेक्ट किया, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, आप वापस आना चाहते हैं या उधर स्टे करना चाहते हैं, या आप अपने आप को नेक्स्ट जो 5 या 10 ईयर्स हैं उसमें अपने आप को कैसे देखते हैं। तो वो एक बेसिक क्वेश्चंस जो हैं वो हर बंदे से ऑलमोस्ट वो करते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आप स्कॉलरशिप पे आ रहे हैं या सेल्फ उस पे आ रहे हैं। अच्छा, ये जो क्वेश्चन होता है कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है? आप वापस आना चाहते हैं या उधर रहना चाहिए? ये क्वेश्चन बड़ा टेक्निकल और टफ क्वेश्चन होता है हर कैंडिडेट के लिए कि वो कैसे वीज़ा ऑफिसर को होम टाइज़ अपनी शो करें। तो इस बारे में आप क्या सजेशन करते हैं कि आपका आंसर कैसा होना चाहिए? वो उसमें आप अपने जो आंसर है उसको सिंपल आंसर रखें कि मैं जो लाइक मेरी ड्रीम है, मैं मास्टर या पीएचडी करने के लिए यूएस में जा रहा हूँ। वो मेरा एक ड्रीम था, और मैं उसके लिए जा रहा हूँ। और फ्यूचर प्लान्स मेरे यही है कि मैं अपने जो मास्टर या पीएचडी है उसको कंप्लीट करके मैं अपने जो कंट्री है उसको सर्व करूँगा। और यही मेरे फ्यूचर प्लान्स हैं। एज लॉन्ग एज आप उसको सिंपल और जेन्युइन रखते हैं तो वो उसका इशू नहीं आता।
अच्छा, अच्छा। अब आपने हमें वीज़ा प्रोसेस के बारे में भी बताया, वीज़ा अब हमारा लग गया, ठीक है। अब वो स्टूडेंट जिनका वीज़ा लग गया है, तो वो नेक्स्ट स्टेप क्या करें? मसलन उसके लिए क्या अब नेक्स्ट स्टेप होगा? उसके लिए नेक्स्ट स्टेप होगा कि अगर उसको पता होना चाहिए कि वो ज्वाइनिंग कब कर रहा है। फॉर एग्जांपल वो समर में ज्वाइन कर रहा है या फॉल में कर रहा है या स्प्रिंग सेमेस्टर में कर रहा है। तो उसके सेमेस्टर अपने डेडलाइंस या स्टार्टिंग डेट जो है वो देखते हुए उसी हिसाब से वो अपने टिकट और सारा कुछ उसको बुक करेगा और उससे क्लासेस स्टार्ट होने से पहले वो यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद ये होता है कि आपने अपनी जो क्लासेस हैं डिपेंडिंग मोस्टली यही होता है कि आपने जो स्प्रिंग और फॉल सेमेस्टर है उसमें 9 क्रेडिट्स आपने जो है रजिस्टर करने होते हैं और समर के लिए 6 क्रेडिट्स होते हैं। वो आपने लाइक अगर आप फॉर एग्जांपल स्प्रिंग में आ रहे हैं तो 9 क्रेडिट्स रजिस्टर करें। वो आपके 2 या 3 कोर्सेज बनते हैं या ज़्यादा बनते हैं। तो वो आपने क्लासेस स्टार्ट होने से पहले वो रजिस्टर करने होते हैं और उसके बाद आप क्लासेस जो हैं वो अपनी स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, और दूसरी चीज़ ये भी है कि जैसे हम चाइना गए थे, तो हमें बहुत सी चीज़ें साथ में लेके जाना पड़ी थी अपनी मसलन स्टार्ट में, और पैसे कितने होने चाहिए? और सबसे इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन आपसे पूछना था कि जो ग्रेजुएट असिस्टेंटशिप मिलती है, वो इनफ होती है? और उसमें क्या अगर कोई बंदा फैमिली लेके जाना चाहता हो, अपनी वाइफ़ को या 1-2 बच्चे हों, तो वो साथ लेके जा सकता है? क्या ये अफोर्डेबल है? उसमें डिपेंड करता है कि आप किस सिटी में जा रहे हैं या किस स्कूल में जा रहे हैं। हुँ, हुँ। अगर तो आप एक कॉलेज टाउन में जा रहे हैं, स्मॉल कॉलेज टाउन है, तो वहाँ पे जो रेंटिंग या अपार्टमेंट का जो रेंट है वो कम होगा। अगर आप किसी एक्सपेंसिव सिटी में जा रहे हैं या स्कूल आपका किसी बड़े सिटी में है तो वहाँ पे रेंटिंग जो है उसी हिसाब से ज़्यादा होगी। और बाकी डिपेंड करता है कि हर पर्सन टू पर्सन आप स्कॉलरशिप कितना है, क्योंकि हर लैब या हर प्रोग्राम का स्कॉलरशिप या वो डिफरेंट होता है। तो आई थिंक वो इनफ होता है कि आप जो है वो सरवाइव कर सकते हैं इजीली, उन्हीं के साथ क्योंकि भी आपकी ट्यूशन कवर्ड है। लेकिन ट्यूशन कवर्ड होने के साथ साथ आपको नॉन ट्यूशन फी जो है वो देना पड़ती है, विच इज़ समथिंग अबाउट 1000 से लेके 1500 पर सेमेस्टर होती है। वो आपको पे करना पड़ती है, लेकिन जो आपकी ट्यूशन कॉस्ट है वो फ्री होती है। फैमिली को भी वीज़ा मिल जाता है, और फैमिली के साथ भी इस ग्रेजुएट जो असिस्टेंटशिप होती है, वो काफ़ी होती है। हाँ जी, फैमिली को भी वीज़ा मिल जाता है और जो आपको जो स्टाइपेंड मिलता है या सैलरी मिलती है वो आई थिंक इनफ होती है डिपेंडिंग ऑन द पर्सन। या अच्छा। फैमिली जो है वो उस पे कुछ इस तरह के एग्जांपल्स हैं मेरे लाइक कोलीग्स हैं वो लाइक उनको जो सैलरी मिल रही है उस पे गुजारा कर रहे हैं वो। अच्छा, और दूसरा ये बात कि स्टूडेंट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये भी एक मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्क वर्क कर सकता है, एक्स्ट्रा काम कर सकता है स्टूडेंट वीज़े वाला, और या ये उसके साथ जो इसका कोई पार्टनर है, वो कर सकता है? हाँ, ये बड़ा एक टेक्निकल क्वेश्चन है। इसमें डिपेंड करता है कि अगर तो आप फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे हैं तो आपको लीगली काम करना अलाउ नहीं है। अच्छा। आपका जो लीगल काम है वो आपकी असिस्टेंटशिप है, वो इधर आप टीचिंग असिस्टेंटशिप पे हैं या रिसर्च पे। और आई थिंक सो आपका जो स्पाउस है वो भी काम उसको करना अलाउ नहीं होता, एज लॉन्ग एज अगर आप एफ वीज़ा पे आ रहे हैं। हुँ, F1 हुँ। है जो मेन स्टूडेंट है उसका है, और F2 आई थिंक उसके स्पाउस को मिलता है, तो वो उस पर अलाउ नहीं होता। और फिर सेकंड सीन ये होता है कि अगर तो आप सेल्फ स्टडीज पे आ रहे हैं, सेल्फ पे करके आ रहे हैं या अंडरग्रेड में आ रहे हैं, उ- उनके लिए एक सर्टेन आवर्स होते हैं, लाइक आई थिंक 20 आवर्स हैं या 30 आवर्स हैं, वो काम कर सकते हैं। लेकिन हुँ। वो एक डिफरेंट सिनेरियो होता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन ये है कि मसलन जैसे पार्टनर आ गया आपके साथ, वो भी एजुकेशन, उसकी भी एजुकेशन अच्छी है, लेकिन उसको एज मिला कि वो मसलन आपके साथ एज़ अ स्पाउस आ गया, तो उसके लिए क्या अपॉर्च्युनिटी हो सकती है? क्या वो भी जॉब ढूँढ सकता है और वीज़ा चेंज हो सकता है, या वो कोई असिस्टेंटशिप तलाश कर सकता है, इस तरह की चीज़ें, इसके बारे में बताएँ? हाँ जी, वो बिल्कुल कर सकता है। वो अपॉर्चुनिटी आपकी होती है वो, और वो वीज़ा कैटेगरी भी समटाइम आपकी चेंज हो जाती है।
तो इट्स नॉट अ बिग डील। वो इस तरह के केसेस यहाँ पे हैं कि स्पाउस वीज़ा पे लोग आते हैं एंड देन दे फाइंड असिस्टेंटशिप। अगर वो पीएचडी करना चाह रहे हैं या उनको अगर कोई जॉब ऑफर हो रही है तो वो उस चीज़ या उस तरफ जा सकते हैं। अच्छा, और जब आप पीएचडी या मास्टर आपने स्टार्ट कर दिया है, तो असिस्टेंटशिप को मेंटेन रखने के लिए कुछ क्राइटेरियाज़ होते हैं। मुझे पता है कि कुछ ना कुछ आपको मसलन सीजीपीए और इस तरह की चीज़ें आपको मेंटेन करना पड़ती हैं। हाँ, उसमें अगर तो आप कोर्स वर्क ले रहे हैं, तो उस कोर्स वर्क के लिए आपकी मिनिमम जो जीपीए है आपको सेमेस्टर में रखनी पड़ती है, दैट इज़ 2.8 आई थिंक। वो लाइक मुझे एग्रीकल्चर का तो कंफर्म है कि उसमें 2.8 होती है, बाकी का मुझे नहीं है। आई थिंक उनका भी बाकी प्रोग्राम का भी हो सकता है कि सेम क्राइटेरिया या अराउंड 3 जो है ऑन स्केल ऑफ 4 जो है वो होती है। तो वो आपको हर सेमेस्टर में मेंटेन करनी पड़ती है। अगर आप मेंटेन नहीं करते तो आप ड्रॉप आउट हो सकते हैं। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन के फिर हम अगले सेशन की तरफ जाएँगे अबाउट आफ्टर पीएचडी क्या होता है। तो लास्ट सेशन ये है कि इन जनरल अगर आप डिफाइन करना चाहें कि पीएचडी पोज़ीशन या एमएस पोज़ीशन फॉर स्कॉलरशिप ऑन स्कॉलरशिप फॉर इन यूएसए कि ये आसान है या टफ है? इसके लिए क्या मसलन आप क्या कहते हैं 2 अल्फाजों में कि क्या मोटिवेशन होनी चाहिए? आई थिंक पहले तो आपका माइंड क्लियर होना चाहिए कि आपके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं। आप अपने आप को नेक्स्ट 5 ईयर 10 ईयर किधर देखते हैं, स्पेसिफिकली अगर आप पीएचडी करना चाह रहे हैं, बिकॉज पीएचडी इज़ अ बिग कमिटमेंट। 3 से 4 साल की कमिटमेंट है और इट्स नॉट लाइक अंडरग्रेड। तो ये एक आप पे अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं पीएचडी में। ग्रेजुएट स्कूल की जो लाइफ है, तो ये आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ता है। अगर आप ये कमिटमेंट कर रहे हैं और तो यू हैव टू डू इट। और अगर आप में इतना पोटेंशियल है, आप समझते हैं कि मैं नेक्स्ट 3 4 ईयर काम कर सकता हूँ और पोटेंशली और अपना पोटेंशियल दिखा सकता हूँ, और आप इंटरेस्टेड हैं विद क्या मैं अपने फ्यूचर गोल्स, ये मेरे फ्यूचर गोल्स हैं, मैं उनको मीट करना चाहता हूँ, तो यू कैन डू इट। इफ़ आप ये देखते हुए करना चाह रहे हैं कि बस मैं पीएचडी कर लूँ, तो आई थिंक इस उस सिचुएशन में आपको पीएचडी में सरवाइव करना थोड़ा टफ हो जाता है। तो ये एक चीज़ है जिसको ग्रेजुएट स्कूल में आने से पहले, वो एमएससी है या पीएचडी है, वो आपको सोचना चाहिए। अच्छा, और इस सवाल का जवाब कि यूएसए में पीएचडी तलाश करना आसान है कि टफ है एज़ कम्पेयर टू अदर जैसे कि आपको चाइना का एक्सपीरियंस भी है? इजी है, इसमें आप एमएससी पीएचडी दोनों कर सकते हैं क्योंकि फंडिंग आ रही होती है। और बस उसमें यही है कि आपने अपने आप को कैसे शो करना है। ठीक है, अगर आप रीच आउट कर रहे हैं मास्टर या पीएचडी के लिए, तो आप अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं। तो वो एक पॉइंट है। अगर आप सम टाइम 6 महीने या 8 महीने या 1 साल एक्स्ट्रा लग सकता है क्योंकि पूरी दुनिया रीच आउट कर रही होती है, बिल्कुल। तो उनमें से आपको अपने आप को थोड़ा सा अलग दिखाना, वो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। लेकिन आप एज लॉन्ग एज आपको क्लियर है कि मेरा गोल यही है, तो आप उसको अचीव कर लेते हैं।